डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 331, सुपरमैन पोषण लेना। लेबोरेटरी के अंदर हल्की एनर्जी वेव्स फैल रही थी। ठंडी मेटल टेबल पर 2 कतारों में सलीके से रखे पोषण रैक चमक रहे थे। कार्सिस किंतियन के सामने हवा में तैर रहा था। उसके हुड के नीचे से आती आवाज सैंड पेपर जैसी खुरदरी थी और चारों तरफ ठंडक की लहरें फैल रही थी। मास्टर, पहली खेप के 200 यूथ पोषण और 200 सुपरमैन पोषण तैयार हो चुके हैं। टेस्टिंग के बाद कोई क्वालिटी इशू नहीं मिला। किंतियन की नजर उन पोषण रैक्स पर टिक गई। उसकी उंगलियां धीरे से पहली कतार की बोतलों पर फिसल गईं। यूथ पोषण पूरा एमराल्ड ग्रीन था। बॉटल के अंदर की लिक्विड सुबह की ओस की तरह बह रही थी। हल्की हल्की चमकते कण दिख रहे थे, जैसे सॉफ्ट लाइफ एनर्जी बाहर आना चाहती हो। किंतियन ने एक यूथ पोषण उठाया और रोशनी में ध्यान से देखा। अंदर की एनर्जी स्टेबल और लंबी चलने वाली थी, बिल्कुल साफ। इसका मतलब था कि इसमें मौजूद लाइफ एनर्जी इतनी जेंटल है कि आम बुजुर्ग या बच्चे भी इसे सेफ तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बेशक यूथ पोषण का असली असर था एजिंग को स्लो करना और यंग लुक बनाए रखना। बुजुर्गों या बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन औरतों और मर्दों के लिए जो अपनी खूबसूरती को लेकर सीरियस रहते हैं। उसने बॉटल वापस रख दी और बगल में रखे सुपरमैन पोषण की तरफ देखा। ये बिल्कुल अलग नजारा था। बॉटल के अंदर लावा जितना लाल लिक्विड उफन रहा था। उसके साथ लगभग हिंसक एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थी। बॉटल की दीवारों पर लाल रोशनी जम रही थी, जैसे अगले ही पल फटकर बाहर निकल जाएगी। हर बॉटल के अंदर जैसे एक छोटी जलती हुई लौ नाच रही हो। यूथ पोषण में अनगिनत बिजनेस मौके और दौलत छिपी थी, जबकि सुपरमैन पोषण बर्बेरियन आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी था। दौलत और ताकत दोनों उसके हाथ में थे। पास खड़ा यंग फैन एक्साइटेड होकर बोला, बॉस, इस बैच के यूथ पोषण को आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या मैं अभी से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुरू कर दूं ताकि इसका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाया जा सके? कई बार के एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन के बाद यूथ पोषण ने सच में साबित कर दिया था कि ये एजिंग को डिले कर सकता है और यंग अपीयरेंस बनाए रख सकता है। अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई तो यंग फैन को पूरा यकीन था कि यूथ पोषण एज़्योर वुड स्टार रियल्म ही नहीं, पूरे एम्पायर में तहलका मचा देगा। तब दौलत टूटे हुए बांध की तरह बहकर आएगी। वो अपने हाथ रगड़ने लगा। उसकी नजर उन हरी रोशनी से चमकती बोतलों पर जमी थी, जैसे उसे उनके अंदर उड़ते हुए सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हों। एज़्योर वुड स्टार रियल्म की कौन सी नोबल लेडी अपनी खूबसूरती को लाइफलाइन नहीं मानती? अगर कोई बॉटल उनकी जवानी बरकरार रख सकती है तो चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा हो, वे पागलों की तरह खरीद लेंगी। और पूरे एम्पायर में रॉयल फैमिली और बड़े बिजनेस टाइकून के घर वाले तो जवानी के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करने में एक सेकंड नहीं सोचेंगे। किंतियन ने उसकी बेकाबू खुशी देखी और हल्का सा मुस्कुराया। यंग फैन गलत नहीं था। जवानी हमेशा से सबसे महंगी लग्जरी रही है, खासकर उनके लिए जो पावर और वेल्थ की चोटी पर बैठे हैं। एजिंग को रोकने वाला पोषण पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है। लेकिन कुछ बातें यंग फैन ने थोड़ी सिंपल सोच ली थी। इतनी बड़ी दौलत को फिलहाल लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था जो लालची निगाहों को डराकर रख सके, और वो पार्टनर किंतियन पहले ही तय कर चुका था। थोड़े दिनों के बाद किंतियन ने शांत स्वर में कहा, यंग फैन, कुछ दिनों में मेरा एक दोस्त सिल्वर ग्रे स्टार आएगा। वो यूथ पोषण के कोऑपरेशन डिटेल्स पर बात करेगा। कोऑपरेशन की सारी स्पेसिफिक बातें तुम संभालना। यंग फैन एक पल को रुक गया। बॉस, आपका वो दोस्त कौन है? किंतियन ने सीधा जवाब दिया, उसका नाम डोंगफोंग मिंग्यू है। वो डोंगफोंग फैमिली का सदस्य है। क्या? डोंगफोंग फैमिली? यंग फैन का चेहरा बदल गया। बॉस ने सच में डोंगफोंग फैमिली से कोऑपरेशन की बात की थी। उसके दिल में एक साथ खुशी और टेंशन दोनों उमड़ आए। खुशी इसलिए कि अगर कॉपरेशन हो गया तो लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी सीधे हाई टाइड पर सवार हो जाएगी। डोंगफोंग फैमिली के इन्फ्लुएंस से यूथ पोषण के सेल्स चैनल्स तेजी से फैल सकते थे। कई रॉ मटेरियल्स रेयर हर्ब्स थीं जिनकी सप्लाई लिमिटेड थी। खुद उगाना या बाहर से खरीदना दोनों ही रिस्की था, लेकिन अगर डोंगफोंग फैमिली साथ हो तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ डोंगफोंग फैमिली होली ब्लड क्लैन में से एक थी। उनके सामने उसकी कंपनी तो एक चींटी से भी छोटी थी। अगर उनके मन में लालच आ गया तो वे पूरी कंपनी को निगल सकते थे।
किन तियन ने यांग फैन की चिंता साफ पढ़ ली, लेकिन वो इस मामले में काफी कॉन्फिडेंट था। सबसे पहले, डोंगफोंग फैमिली की रेपुटेशन हमेशा अच्छी रही है। उन्होंने कई प्रॉमिसिंग कंपनियों में इन्वेस्ट किया, लेकिन कभी जबरदस्ती कब्जा करने या लूटने की कहानी सामने नहीं आई। 9 ग्रेट होली ब्लड्स में भी डोंगफोंग फैमिली की इमेज हमेशा टॉप 3 में रही है। उनका स्टाइल जेंटल और कंट्रोल्ड है, लेकिन अंदर से जबरदस्त लाइफ फोर्स से भरा हुआ। कुछ ब्लड लाइन क्लैन सीधे पावर दिखाकर दबाव बनाते हैं, लेकिन डोंगफोंग फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी से काम लेती है। फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी और इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्टेशन जैसे कई इंडस्ट्री में उनका बिजनेस फैला है, फिर भी उन्होंने कभी बिजनेस वॉर शुरू नहीं किया। उल्टा, जब छोटी और मिड साइज कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर होती हैं, तब वे सपोर्ट देकर उन्हें बचाते हैं। इसी वजह से बिजनेस वर्ल्ड में उनकी रेपुटेशन बहुत मजबूत है। इसके अलावा किन तियन पहले ही डोंगफोंग फैमिली की 2 बड़ी परेशानियां सुलझा चुका था। जीनियस बैटल के दौरान ब्लड डेमन कल्ट की अफरा तफरी और हाल ही में ब्लड डेमन को पकड़ने में भी उसने उनकी मदद की थी। इस रिश्ते की वजह से डोंगफोंग फैमिली एहसान के बदले दुश्मनी नहीं करेगी, और सच कहें तो उनके जैसे विशाल परिवार के लिए एक छोटा सा यूथ पोषण उनकी ब्रांड इमेज को दाग लगाने लायक भी नहीं था। एपिसोड 332, सुपरमैन पोषण लेना भाग 2। पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लो, जब डोंगफोंग क्लैन आएगा तब डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। किन तियन ने यांग फैन के कंधे पर हाथ रखा, फिर हाथ घुमाकर सारे सुपरमैन पोषण स्पिरिट स्पेस में स्टोर कर दिए। बिजनेस बाद में भी हो सकता था, अभी वो खुद देखना चाहता था कि सुपरमैन पोषण वाकई उतना ही चमत्कारी है जितना कार्सिस ने कहा था। थोड़ी देर बाद बर्बेरियन कैंप के अंदर 100 से ज्यादा बर्बेरियन वहां इकट्ठा थे। माहौल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी उबल रही थी। सबकी नजर किन तियन के हाथ में पकड़ी क्रिम्सन पोषण पर टिकी थी। धूप में उसके अंदर का लाल लिक्विड ऐसे लहरा रहा था जैसे बोतल में आग कैद हो। उससे निकलती ताकत उनकी नसों में खून को तेज बहने पर मजबूर कर रही थी। किन तियन ने शांत स्वर में कहा, हालत यही है, ट्राई करना है या नहीं, फैसला तुम लोगों का है। उसने साफ बता दिया कि सुपरमैन पोषण थोड़े समय में फिजिकल लिमिट तोड़ सकता है, ताकत कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन कीमत थी दिल चीर देने वाला दर्द। ऐसा दर्द जो हड्डियों के गूदे और आत्मा तक उतर जाए। उसे सहने के लिए आयरन जैसी विल चाहिए। अगर कोई सह नहीं पाया तो शरीर और दिमाग दोनों टूट जाएंगे। बच भी गया तो पागल बन सकता है। ये कहकर वो एक तरफ हट गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। उसके शब्द शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थे। तुरंत हलचल मच गई। जो योद्धा पहले ट्राई करने को उतावले थे, उनके चेहरे अब गंभीर हो गए। दर्द से वे नहीं डरते थे, लेकिन दिमाग टूट जाने और पागल बन जाने का ख्याल ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता था। मैदान में सन्नाटा छा गया। बस हवा कपड़ों से टकरा रही थी और सबकी सांसें भारी हो गई थीं। तभी एक भारी और कर्कश आवाज गूंजी, मैं ट्राई करूंगा। सबकी नजर आवाज की तरफ गई। वो मध्यम कद का बर्बेरियन था, कैरेन। वो आमतौर पर कम बोलता था, चुपचाप सबके पीछे चलता था। चेहरा साधारण, भावहीन, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सब समझ गए। कैरेन उन गिने चुने लोगों में था जिनका कोई अपना नहीं बचा था। बर्बेरियन रेस के अंदरूनी संघर्ष में उसका पूरा परिवार मारा गया था। तब से वो अकेला जी रहा था, कम बोलता था, पर उसकी विल पर किसी को शक नहीं था। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, कदम तेज नहीं लेकिन बेहद मजबूत। उसकी आंखें तलवार की तरह पैनी थीं। तभी तेरेडा ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, उसके बर्फ जैसे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। वो सबके सामने आकर बोली, अगर कोई पहले ट्राई करेगा तो वो मैं होंगी। नहीं। एक साथ कई आवाजें गूंजी। वहां पर चेन टैटू वाला एक योद्धा आगे आया और तेरेडा के सामने खड़ा हो गया। तेरेडा, तुम हमारी बैकबोन हो, इतना बड़ा रिस्क तुम नहीं ले सकती। कैरेन ने तेरेडा के कंधे पर हाथ रखा। मैं सह लूंगा। तेरेडा ने उसकी शांत गहरी आंखों में देखा, फिर बाकी सबके दृढ़ चेहरों को देखा। कुछ पल चुप रही। कैरेन, जिंदा रहना। कैरेन किन तियन के पास आया और अपना खुरदरा हाथ आगे बढ़ाया। मास्टर, मुझे दीजिए। किन तियन ने पोषण उसकी हथेली पर रखा। अगर बिल्कुल नहीं सह पाए तो बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, ठीक है? कैरेन ने बोतल में लहराते लाल लिक्विड को देखा। एक पल की भी हिचक नहीं। कॉर्क निकाला और पूरा पोषण एक ही बार में पी गया। जैसे ही लिक्विड गले से उतरा, उसका शरीर जोर से अकड़ गया। उसने दबी हुई कराह निकाली। माथे पर तुरंत ठंडा पसीना छलक आया। पहले लगा जैसे गले से आग का गोला नीचे उतरा हो। अगले ही पल वो आग नसों के जरिए पूरे शरीर में फैल गई, जैसे हजारों तपते चाकू अंदर मांस और हड्डियों को काट रहे हों। उसकी त्वचा लाल और तपती हुई हो गई। छोटे छोटे खून के कतरे बाहर निकलने लगे, जो हवा में भाप बनकर लाल धुंध में बदल गए। वो सच में जलते हुए आदमी जैसा दिख रहा था। कैरेन ने अपने होंठ काट लिए। खून बहने लगा, पर उसने आवाज नहीं निकाली।
दाहिने हाथ की मुट्ठी इतनी कस ली कि नाखून हथेली में धंस गए, लेकिन अंदर का दर्द उससे कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी चेतना धुंधली होने लगी, दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं, खून में डूबे परिवार, जलता हुआ घर, गुलाम बनाकर कोड़े खाना, जानवरों की तरह बेचा जाना, अपमान, गुस्सा, दुख सब एक साथ उमड़ पड़े। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? एक पल के लिए उसकी आंखों में डगमगाहट आई। दर्द और बढ़ गया, शरीर जैसे फटने वाला था। उसी वक्त उसे तेरेडा की आवाज याद आई, हमें घर वापस जाना है। जिन्होंने हमारा घर बर्बाद किया उन्हें कीमत चुकानी होगी। हाँ, घर जाना है, मुझे घर जाना है। उसकी आंखें अचानक साफ हो गईं। वे दर्दनाक यादें अब उसे तोड़ नहीं रही थीं। वे उसकी आयरन विल बन गईं। उसका परिवार नहीं बचा था, लेकिन उसकी ट्राइब थी, उसका होमलैंड था। खून का बदला बाकी था, वो यहाँ नहीं गिर सकता था। मुझे वापस जाना है, उसने दिल में गरजते हुए खुद को संभाला। उसे याद आया गुलाम बनने पर मालिक की तिरछी नजर, साथियों को पिटते देख बेबसी, रात में तारों को देखते हुए घर की याद, ये सब उसके लिए अंधेरे में लाइट हाउस बन गए। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बदल रहा है। हड्डियां चरमराईं जैसे जबरदस्ती लंबी और मोटी की जा रही हों। मसल फाइबर फट रहे थे और फिर और मजबूत होकर जुड़ रहे थे। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। सारे बर्बेरियन घबराकर उसे देख रहे थे। तेरेडा की मुट्ठियां कस गई थीं। काफी देर के बाद की बात है। कैरन के शरीर की लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अंदर की उफनती ताकत शांत होने लगी, जैसे बाढ़ को आखिर रास्ता मिल गया हो। दर्द कम हुआ, उसकी जगह एक अजीब सा भरा हुआ एहसास आया। हफ हफ, वह भारी सांस ले रहा था। पसीना और खून मिलकर जमीन पर टपक रहे थे। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। उनमें डराने वाली रोशनी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था, उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। बाहों की मसल लाइन और साफ और ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर से भरी हुई। पूरे शरीर में झंझनाहट, जैसे नई ताकत जन्म ले रही हो। उसके अंदर की ची और ब्लड गरजती नदी की तरह बह रही थी। अचानक एक लाल ऊर्जा का स्तंभ आसमान की ओर उठा, बादलों को चीरता हुआ। आसपास खड़े बर्बेरियन उस ऑरा से पीछे हट गए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। कैरन ने हल्का सा शरीर हिलाया, जोड़ खनक उठे। हर हरकत में जबरदस्त ताकत थी। उसे पता था वो सफल हो गया है। सुपरमैन पोषण पूरी तरह उसके शरीर में मर्ज हो चुका था। वो तेरेडा और बाकी ट्राइब की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसमें उम्मीद भरी थी। तेरेडा ने उसकी तरफ देखा, उसकी मजबूत काया और आसमान छूती ची और ब्लड को महसूस किया। आखिर उसकी टेंशन ढीली पड़ी। उसने भारी सिर हिलाया, आंखों में राहत थी। बाकी बर्बेरियन जोर से चिल्लाए। कैरन की सफलता का मतलब था अब उनके पास भी ताकत पाने का मौका था। एपिसोड 333, विस्फोटक ताकत का उछाल। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ची और ब्लड की लहरें भेड़िए के धुएं की तरह आसमान में उठने लगीं। कैरन के बाद बर्बेरियन योद्धा एक एक करके सुपरमैन पोषण पीने लगे। अक्सर अनजान चीज डर पैदा करती है, लेकिन जब कोई उसे पार कर लेता है तो पीछे आने वालों का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। बर्बेरियन रेस की विल स्टील जैसी थी। गुलाम व्यापारियों के क्रूर तरीके भी उनकी रीढ़ नहीं तोड़ पाए थे। बूढ़े, कमजोर और औरतें भी आसानी से नहीं झुकती थीं। कैरन की सफलता एक चाबी जैसी थी, जिसने उनके दिलों में छिपे डर का दरवाजा खोल दिया। ताकत की चाह और भविष्य की उम्मीद भड़क उठी और ज्यादा योद्धा आगे बढ़े। कुछ की आंखें सख्त थीं, कुछ के चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन किसी में हिचक नहीं थी। एक के बाद एक सुपरमैन पोषण खत्म होने लगे। लाल ऊर्जा के स्तंभ आसमान में उठते गए। पूरा बर्बेरियन कैंप ची और ब्लड के समंदर में बदल गया। कुछ योद्धा दर्द से दहाड़े, आवाज में जिद थी। कुछ चुपचाप अंदर की आग सहते रहे। शरीर कांपता रहा, लेकिन कमर सीधी थी। उनके दिमाग में कैरन की सफलता घूम रही थी। होमलैंड की याद, दुश्मनों के लिए नफरत, सब मिलकर उन्हें सहने की ताकत दे रहे थे। जो पहले हिचक रहे थे, साथियों को दांत भींचकर खड़े देखते ही खुद आगे आ गए। वे एक दूसरे को अपनी खास भारी गुर्राहट से हिम्मत देते रहे। पूरा कैंप जिद और भरोसे की ऊर्जा से भर गया। बूढ़े, कमजोर और औरतें भी खाली नहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता और गर्व था। कुछ जोर से चिल्लाकर हौसला बढ़ा रही थीं। वे खुद पोषण नहीं पी सकती थीं, लेकिन उनकी आवाज योद्धाओं को नई ताकत दे रही थी। किन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सराहना चमकी। मजबूत विल कई बार ताकत से ज्यादा कीमती होती है। सुबह तक 180 से ज्यादा बर्बेरियन सुपरमैन पोषण पी चुके थे। खुशकिस्मती से सबने दर्द का दौर पार कर लिया। उनकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। इस वक्त पूरा कैंप उफनते समुद्र जैसा था। हर योद्धा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ऑरा छोड़ रहा था। हवा तक हल्की कांप रही थी। भीड़ के सामने अब सिर्फ एक शख्स बचा था, जिसने पोषण नहीं पिया था। तेरेडा वो डरपोक नहीं था, बल्कि टेस्ट से पता चला था
कि जितना कोई मजबूत होगा, पोषण का असर उतना ज्यादा होगा और दर्द भी उतना ही बढ़ेगा। टेरेडा ट्राइब का लीडर था। उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। अगर उसने पोषण पिया तो दर्द कई गुना होगा। जरा सी चूक में दिमाग टूट सकता था। एक योद्धा बोला, टेरेडा शायद रहने दो, तुम पहले से काफी मजबूत हो, रिस्क मत लो। दूसरे भी बोले, हाँ मत लो, इतना दर्द कोई भी टूट सकता है। टेरेडा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसकी गहरी भूरी आंखें सबके चेहरों पर घूमी, फिर दूर खड़े किंतियन को देखा, फिर अपनी छाती पर बने टोटेम टैटू पर नजर डाली जो उसकी ची और ब्लड के साथ हल्का चमक रहा था। मैं अब लीडर हूँ। उसकी आवाज भारी और स्थिर थी। जब सब मजबूत हो रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? वो सबकी चिंतित नजरों के बीच आगे बढ़ा। हर कदम जमीन को हल्का हिला रहा था। किंतियन ने पूछा, फैसला कर लिया? हाँ। टेरेडा ने सुपरमैन पोशन उठाया। बोतल हाथ में जलती हुई लग रही थी। किंतियन ने चेतावनी दी, दर्द तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। अगर बिल्कुल नहीं सह पाए तुरंत बताना, ठीक है? टेरेडा ने कॉर्क निकाला और पूरा पोशन एक ही बार में पी गया। जैसे ही लाल लिक्विड गले से उतरा, उसका शरीर जोर से कांपा। दर्द सुनामी की तरह टूट पड़ा, जैसे हजारों विशाल कुल्हाड़े हड्डियों और मसल्स को काट रहे हों, जैसे तपती सुइयां आत्मा को भेद रही हों। उसने गहरी दबी हुई कराह निकाली। त्वचा चमकते लाल रंग में बदल गई, नसें ड्रैगन की तरह उभर आईं। छाती का टोटेम टैटू तेज सुनहरी रोशनी में फट पड़ा। आसपास खड़े बर्बेरियन सांस रोककर खड़े थे। मुट्ठियां इतनी कसी कि नाखून मांस में धंस गए। वे साफ महसूस कर रहे थे कि टेरेडा की ची और ब्लड कभी ज्वालामुखी की तरह फट रही है तो कभी बुझती हुई मोमबत्ती जैसी कमजोर पड़ रही है। किंतियन की नजर गंभीर हो गई। दर्द के बीच टेरेडा की चेतना अजीब तरह से साफ थी। उसने दांत भींच लिए, हर पीड़ा को एक जुनून में बदल दिया। अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, जो वो बचा नहीं पाया उसे सहना ही होगा। दर्द और बढ़ा, शरीर बेकाबू कांपा, नसें लाल सांपों की तरह उभरती डूबती रहीं। पसीना और खून मिलकर जमीन पर गिरता रहा, फिर भाप बनकर उड़ता रहा। आखिर वह गरजा। आवाज में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा जिद। उसका शरीर फैलने लगा, मसल्स फूल गए, कपड़े फट गए। प्राचीन टोटेम से ढका मजबूत शरीर दिखने लगा। छाती का टोटेम सुनहरी और लाल रोशनी के साथ मिल गया। दोनों ताकतें एक खास हेलो बनाकर उसके चारों तरफ घूमने लगीं, जैसे टोटेम जिंदा हो गया हो। वो सुपरमैन पोशन की ताकत सोखकर दर्द को संतुलित कर रहा था। टेरेडा कई बार अंधेरे में डूबने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार ट्राइब की आंखों में उम्मीद देखता या अपने उजड़े होमलैंड की तस्वीर याद करता और फिर उठ खड़ा होता। उसकी विल और सख्त होती गई, स्टील से भी ज्यादा। सेकंड दर सेकंड गुजरता रहा, हर पल यातना था। अचानक उसकी ची और ब्लड एक पल को रुक गई। फिर एक पहले से कहीं ज्यादा भयानक ताकत अंदर से फट पड़ी। भूलल लाल ऊर्जा उबलते लावा की तरह आसमान में उठी। एक विशाल प्रकाश स्तंभ बादलों को चीरता हुआ ऊपर चला गया। उसमें सुनहरी चमक भी मिली हुई थी। दर्द ज्वार की तरह पीछे हट गया। उसकी जगह एक अनसुनी विस्फोटक ताकत ने ले ली। टेरेडा ने साफ महसूस किया उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। हड्डियां और कठोर, मसल्स ज्यादा लचीले और ताकतवर, नसों में बहता ब्लड गरजती नदी जैसा। उसने आंखें खोली, गहरी भूरी पुतलियों में आग जल रही थी। उसने हल्का सा मुट्ठी घुमाई, पास पड़ी बड़ी चट्टान पर मुक्का मारा। कोई तेज आवाज नहीं हुई। चट्टान तुरंत पाउडर बनकर हवा में बिखर गई। टेरेडा ने अपने हाथों को देखा, होठों पर संतुष्ट मुस्कान आई। आसपास खड़े बर्बेरियन पहले सन्न रह गए। फिर धरती हिला देने वाली चीखों से कैंप गूंज उठा। दूर खड़ा किंतियन ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी हल्की मुस्कान उभर आई। एपिसोड 334, बराबरी की टक्कर, स्पिरिचुअल पावर की कमी। टेरेडा, कैसा लग रहा है? किंतियन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा। टेरेडा ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर के अंदर जैसे कोई जंगली ताकत उबल रही थी, मानो अभी फट पड़ेगी। उसके होठों पर एक वाइल्ड सी स्माइल आ गई। बॉस, जैसा आपने पहले कहा था, मुझे लग रहा है मेरा शरीर 10 गुना स्ट्रांग हो गया है। ये सुनकर किंतियन की भौं हल्की सी उठी। 10 गुना बढ़ोतरी, ये लगभग सुपरमैन पोशन का बेस्ट इफेक्ट था। टेरेडा का पहले ही शरीर लोहे जैसा मजबूत था। अब अगर वो 10 गुना बढ़ चुका है तो उसकी रॉ पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। श्योंग। इसी वक्त टेरेडा ने श्योंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। एक बार फिर से मुकाबला करने का मन है। पहले वो श्योंग से हार चुका था, उसने हार मान ली थी, लेकिन अब ताकत में इतना उछाल आने के बाद वो अपनी इज्जत वापस लेना चाहता था। श्योंग पहले थोड़ा चौंका, फिर उसके एम्बर रंग की आंखों में भी वही आग भड़क उठी। ठीक है। आसपास खड़े बर्बेरियंस ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत मैदान खाली कर दिया। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। सब देखना चाहते थे
अब जब टेरेडा की ताकत इतनी बढ़ चुकी है तो रीमैच में जीत किसकी होगी? धड़ाम! श्योंग ने पहले अटैक किया। उसने दोनों पैरों से जमीन पर जोरदार स्टॉम्प मारा। सख्त जमीन तुरंत फट गई। वो एक हैवी टैंक की तरह टेरेडा की तरफ दौड़ा। उसकी दाहिनी मुट्ठी सीटी जैसी आवाज करती हुई सीधे टेरेडा के चेहरे की तरफ आई। इस पंच में उसके पूरे शरीर की ताकत भरी थी, पहले मुकाबले से कहीं ज्यादा खतरनाक। टेरेडा की नजरें और तेज हो गईं। उसने बचने की कोशिश नहीं की, उसने सीधा जवाब में पंच मारा। उसके शरीर के अंदर की ची और ब्लड पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसकी बाह की मसल्स फूल गईं। कांस्य रंग की त्वचा के नीचे नसें उभर आईं। दोनों की मुट्ठियां टकराईं। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाली गूंज उठी। जबरदस्त शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। आसपास खड़े बर्बेरियंस पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। सबकी नजरें मैदान पर जमी थीं। श्योंग 5-6 कदम पीछे हटकर खुद को संभाल पाया। उसका दाहिना हाथ हल्का कांप रहा था। चेहरे पर साफ सरप्राइज था। वहीं टेरेडा सिर्फ 1 कदम पीछे गया और फिर मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। भीड़ जोरदार चीखों में फट पड़ी। अब साफ था सिर्फ फिजिकल ताकत में टेरेडा ने श्योंग को दबा दिया था। कितनी जबरदस्त पावर है! श्योंग ने अपना दाहिना हाथ झटका। मुट्ठी में जलता हुआ दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट और भड़क उठी। ऐसा दुश्मन असली मजा देता है। टेरेडा ने मौका नहीं छोड़ा। जैसे ही श्योंग ने खुद को एडजस्ट किया, वो फिर से आगे बढ़ा। उसके पंच और किक तूफान की तरह बरसने लगे। हर वार में हिंसक ताकत थी। श्योंग को लगातार ब्लॉक करना पड़ा। अब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। श्योंग दहाड़ा। अचानक उसके शरीर से गाढ़ी खून जैसी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। वो उसे घेरते हुए जलती हुई लाल धुंध जैसी लग रही थी। श्योंग एक स्पिरिचुअलिस्ट था, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि वो कमजोर दुश्मनों पर कभी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं करता था। सिर्फ टेरेडा जैसे दुश्मन के सामने जो उसे फुल पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे, वही छिपी हुई ताकत जागती थी। आओ! श्योंग की आवाज भारी हो गई। उसकी दाहिनी मुट्ठी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी से लिपटी हुई आगे बढ़ी। इस पंच में दबदबा था। हवा चीरती हुई आवाज निकली। टेरेडा ने भी लापरवाही नहीं की। उसके सीने पर बने टोटम टैटू सुनहरी रोशनी में चमक उठे। उसकी ची और ब्लड उस रोशनी के साथ गूंजने लगी। उसने भी पंच मारा। सुनहरी रोशनी और खून जैसी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी आपस में टकराईं। चटकने की आवाजें गूंज उठीं। दोनों ताकतें एक दूसरे को निगलने लगीं। इसके बाद की लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। लाल स्पिरिचुअल एनर्जी के बूस्ट से श्योंग की ताकत काफी बढ़ गई। अब मुकाबला पूरी तरह बराबरी का हो गया था। दोनों लगातार वार पर वार कर रहे थे। हर टक्कर से जबरदस्त शॉकवेव निकलती। आसपास की जमीन टूटकर बिखर रही थी। पत्थर उड़ रहे थे। धूल घूम रही थी। हा, मजा आ गया। श्योंग, अपना वेपन निकालो, अभी असली फाइट बाकी है। टेरेडा ने एक जोरदार पंच से श्योंग को पीछे धकेला और जोर से चिल्लाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर की ताकत और बढ़ती जा रही है। अब वो अपने सबसे पसंदीदा हथियार के साथ असली मुकाबला चाहता था। श्योंग ने चौड़ी मुस्कान दी। ठीक है। किंतियन ने ये देखा और पास खड़े फेंग मोचुआन को इशारा किया। फेंग मोचुआन ने तुरंत इंतजाम किया। टेरेडा की सेबर लाकर दी गई। ये सेबर पूरी तरह काली थी, ब्लेड चौड़ी और भारी। उससे खतरनाक आभा निकल रही थी। ये झांशो सेबर थी जिसे किंतियन ने खान से निकले आयरन एसेंस से खास टेरेडा के लिए बनवाया था। ये स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट नहीं थी, लेकिन बेहद शार्प, सख्त और भारी थी। उधर श्योंग ने भी बेचन स्टार से छीनी हुई अपनी विशाल कुल्हाड़ी निकाली। वो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल की थी। टेरेडा ने झांशो सेबर को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में तेज चमक उठी। उसने ब्लेड को ऊपर उठाया। उसकी ची और ब्लड ब्लेड के साथ गूंजने लगी। तलवार से भनभनाहट की आवाज आई। बैटल! वो जोर से चिल्लाया और सबसे पहले श्योंग की तरफ दौड़ा। उसके हाथ की सेबर हवा को चीरती हुई सीधे श्योंग के सिर की तरफ गिरी। श्योंग ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई। खून जैसी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी कुल्हाड़ी की धार में भर गई। वो अजीब लाल रोशनी में चमक उठी। टन! सेबर और विशाल कुल्हाड़ी जोरदार टकराईं। तेज धातु की आवाज गूंज उठी। दोनों के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत टूट गई। एक बड़ा गड्ढा बन गया। एपिसोड 335। बराबरी की टक्कर, स्पिरिचुअल पावर की कमी भाग 2। सुनहरी रोशनी और लाल स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से फटी, आपस में भिड़ी और एक दूसरे को निगलती हुई बुझने लगी। जो शॉकवेव निकली, उससे आसपास खड़े लोग अनजाने में अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। ये टक्कर पहले की किसी भी भिड़ंत से ज्यादा खतरनाक थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी थी। तलवार और कुल्हाड़ी की टक्कर से चिंगारियां उड़ रही थी। उनकी रोशनी में दोनों के उग्र और एक्साइटेड चेहरे चमक रहे थे। चिंगारियां अभी बुझी भी नहीं थीं कि टेरेडा ने कलाई घुमा दी। काली बड़ी सेबर उछलती हुई आधे गोल में घूमी।
उसकी धार सुनहरी ची और ब्लड से लिपटी हुई थी, जैसे कोई स्पिरिट स्नेक श्योंग की गर्दन की तरफ झपट रहा हो। ये वार अजीब एंगल से आया। उसने कुल्हाड़ी की धार को छूने से बचते हुए उसकी धार से 3 इंच दूर वाली जगह पर फोर्स केंद्रित की। साफ था कि उसने बर्बेरियन रेस की कॉम्बैट टेक्निक को हथियार के साथ पूरी तरह मर्ज कर लिया था। रार, श्योंग ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसने कंधा गिराकर विशाल कुल्हाड़ी को अपनी गर्दन के पास ला दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी का डंडा सेबर की धार से टकराया, उसने घूमने की ताकत का इस्तेमाल किया। लाल स्पिरिचुअल एनर्जी डंडे में दौड़ी और बड़ी सेबर को आधा इंच बाहर धकेल दिया। ये मूव दिखने में सिंपल था, लेकिन उसमें छुपी रॉ पावर कमाल की थी। टेरेडा को तुरंत अपना अटैक बदलना पड़ा। टन टन टन, दोनों फिर से क्लोज कॉम्बैट में भिड़ गए। टेरेडा के कदम भूत जैसे हल्के थे। टूटी हुई जमीन पर वो ऐसे घूम रहा था जैसे उसे हर गड्ढे की पहले से खबर हो। कभी उसकी सेबर तूफान जैसी बरसती, कभी गहरे पानी की तरह शांत लेकिन भारी वार करती। हर टक्कर में वो हल्का सा एंगल बदल देता, जिससे श्योंग की जंगली ताकत कई बार खाली चली जाती। एक मौके पर जब श्योंग ने कुल्हाड़ी पूरी ताकत से घुमाई, टेरेडा ने उसी जड़ता का फायदा उठाया। उसने अपनी सेबर कुल्हाड़ी के डंडे के साथ फिसलाते हुए श्योंग की कलाई पर जोरदार वार किया। विशाल कुल्हाड़ी लगभग उसके हाथ से छूट ही गई थी। दूसरी तरफ श्योंग का फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह बेरहम था। न बचना, न पीछे हटना। अपने टफ शरीर और स्पिरिट शील्ड के भरोसे वो टेरेडा की ब्लेड विंड को झेलता रहा। उसकी हर स्विंग जमीन हिला देने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे सामने जो भी है उसे चूर चूर कर देगा। कुल्हाड़ी की धार पर लाल स्पिरिचुअल एनर्जी जल रही थी। हर टक्कर में चमकदार लाल रोशनी फूटती। टेरेडा को पूरी फोकस रखनी पड़ रही थी। जरा सी गलती और कुल्हाड़ी उसे 2 टुकड़ों में काट देती। धातु की टकराहट की आवाज बेस के अंदर युद्ध के नगाड़ों जैसी गूंज रही थी। लाल सुनहरी ची और ब्लड और लाल स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार भिड़ रही थी। उनके टकराने से बनती एनर्जी वेव आसपास की चट्टानों को तोड़ रही थी। टेरेडा के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। श्योंग भी ज्यादा बेहतर हालत में नहीं था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। दोनों के अपने अपने फायदे थे। टेरेडा का शरीर ज्यादा मजबूत था और उसकी टेक्निक ज्यादा रिफाइंड। श्योंग स्पिरिचुअल एनर्जी में माहिर था, जिससे उसके हर मूव की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। कई एक्सचेंज के बाद भी कोई किसी को दबा नहीं पा रहा था। जारी रखो, टेरेडा गरजा। उसकी सेबर अचानक सैकड़ों ब्लेड शैडो में बदल गई। अलग अलग एंगल से श्योंग के वाइटल पॉइंट्स पर हमला होने लगा। बर्बेरियन रेस की तलवार टेक्निक अपनी लिमिट पर थी। ची और ब्लड से भरे हर वार में जानलेवा इरादा था। श्योंग पीछे नहीं हटा। वो दहाड़ा और लाल स्पिरिचुअल एनर्जी कई फीट तक उफन पड़ी। उसकी विशाल कुल्हाड़ी उसके सामने एक अभेद्य दीवार बन गई। टन टन टन, लगातार टकराहट की आवाजें लगभग एक हो गईं। चिंगारियां आतिशबाजी जैसी फूट रही थीं। झटके से टेरेडा 3 कदम पीछे धकेला गया। श्योंग भी 2 कदम पीछे हटा। उनके पैरों के नीचे की जमीन जाल जैसी दरारों में टूट गई। दोनों दूर खड़े थे, सांसें भारी, शरीर तनाव में, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। पलक झपकते ही दर्जनों मूव हो चुके थे। फिर भी जीत तय करना मुश्किल था। आसपास खड़े बर्बेरियंस पहले स्तब्ध थे, फिर अचानक कान फाड़ देने वाली चीखों में फूट पड़े। कमाल, सच में कमाल। इस लड़ाई में उन्होंने आखिरकार श्योंग की असली ताकत देखी। साफ था कि पिछली बार वो काफी कुछ रोक कर लड़ रहा था, लेकिन अब सुपरमैन पोशन के बाद टेरेडा की ताकत उससे बराबरी पर आ चुकी थी। वो अब मिड लेवल ट्राइबल चीफ के लेवल पर पहुंच गया था। तभी ताली ताली ताली, किन तियन मुस्कुराते हुए ताली बजा रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसकी नजर में श्योंग और टेरेडा दोनों पीक टियर 5 स्ट्रेंथ पर थे। श्योंग की टैलेंट कमाल की थी। वो सिल्वर ब्लड लाइन जीनियस से कम नहीं था, बल्कि गोल्डन लेवल जीनियस को भी टक्कर दे सकता था। और सुपरमैन पोशन के बाद टेरेडा की पोटेंशियल और कॉम्बैट पावर भी उसके बराबर हो चुकी थी। साथ ही बाकी बर्बेरियन वॉरियर्स भी सुपरमैन पोशन के बाद टियर 3 से टियर 4 तक पहुंच गए थे। करीब 200 टियर 3 और 4 वॉरियर्स, ये खुद में एक जबरदस्त फोर्स थी। टेरेडा ने शरीर ढीला छोड़ा। वो किन तियन की तरफ देखकर थोड़ा टूटी फूटी एम्पायर लैंग्वेज में बोला, बॉस थैंक यू। पोशन लेते वक्त उसने भयानक दर्द सहा था, लेकिन उस दर्द के बाद जो ग्रोथ मिली वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। नॉर्मल तरीके से उसे इस लेवल तक पहुंचने में शायद 10 या 20 साल लग जाते। वो सच में आभारी था। किन तियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नीचे लोहे जैसे सख्त मसल्स और विस्फोटक ताकत साफ महसूस हो रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हक है। तुम सबने अपनी विल पावर से वो दर्द झेला। ये ग्रोथ तुमने खुद कमाई है। इस वक्त उसके पास 3 आर्म्ड फोर्स थी। फेंग मोचुआन की हरिकेन मर्सनरी कॉप्स, लीची की शैडो डिवीजन और टेरेडा की बर्बेरियन बैटल ग्रुप। उसकी प्लानिंग में तीनों की भूमिका अलग थी।
हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स और लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट पर फोकस करती थी। शैडो डिवीजन के मेंबर्स को लीची ने नाइट डेमन एपोस्टल में बदल दिया था। वो असैसिनेशन और इंटेलिजेंस कलेक्शन में माहिर थे। जहां तक बर्बेरियन बैटल ग्रुप की बात थी, वो असली बैटलफील्ड पर चमकेंगे। वो उसके हाथ का सबसे खतरनाक घेरा थे, दुश्मन की फ्रंट लाइन को तोड़ देने वाला स्टील टॉरेंट। ठीक है, अब आराम करो, नई ताकत को जल्दी मास्टर करो। मैं तुम्हारे लिए एक पूरा इक्विपमेंट सेट तैयार करूंगा, किन तियन ने कहा। बर्बेरियंस का शरीर पहले ही डराने वाला था। अगर उन्हें शानदार इक्विपमेंट मिल जाए तो वो और भी भयानक हो जाएंगे। अभी की लड़ाई में ही देख लो, टेरेडा की झांझो सेबर में छोटी छोटी दरारें पड़ चुकी थीं। स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल की कुल्हाड़ी के सामने वो काफी रफ थी। अगर लड़ाई और चलती तो कुछ ही मूव में ब्लेड टूट जाती। हथियार की अहमियत साफ थी। किन तियन ने तय किया कि वो किसी मशहूर फोर्जिंग वर्कशॉप को ढूंढेगा, बर्बेरियन बैटल ग्रुप और श्योंग के लिए खास आर्मर और वेपन बनवाएगा। खासकर टेरेडा के लिए उसका हथियार कम से कम स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल का होना चाहिए। साथ ही पर्पल टैलेंट मास्टर ऑफ आर्म्स की वजह से वेपन और इक्विपमेंट के मामले में वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये सोचते हुए किन तियन को अपने 2 हथियार याद आए, ब्लैक फ्रॉस्ट और शैडो स्ट्राइक। इस दौरान उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़ चुकी थी। उनमें शार्पनेस, ब्लड सकिंग, डेमन स्लेइंग और ओवरलोड, ये 4 एन्चेंटमेंट पावर स्थायी रूप से जुड़ चुकी थी। लेकिन असली स्पिरिट अवेकनिंग अभी तक नहीं आई थी। उसे महसूस होता था कि दोनों हथियारों के अंदर हल्की सी स्पिरिचुअलिटी जन्म ले रही है, लेकिन अभी असली जागरण से एक कदम दूर है। ये कदम मास्टर ऑफ आर्म से नहीं मिलेगा। इसके लिए चाहिए मौका, शायद बैटल, शायद खून, शायद लगातार लड़ाई। ब्लैक फ्रॉस्ट को खून से रंगना होगा, शैडो स्ट्राइक को आत्माओं की फसल काटनी होगी, तभी अंदर सोई हुई स्पिरिचुअलिटी जागेगी। लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा बैटल के मौके नहीं थे। किन तियन ने मन ही मन सोचा, हाथ के काम खत्म होते ही मुझे एक नया बैटलफील्ड ढूंढना होगा। एपिसोड 336, सहयोग स्थापित। मिंग्यू, किन तियन। स्टार पोर्ट के एग्जिट पर आखिरकार किन तियन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त डोंगफोंग मिंग्यू से हुई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। मिंग्यू, तुम्हें इतनी दूर बुला लिया। सॉरी यार, किन तियन ने हल्के अंदाज में कहा। नहीं किन तियन, डोंगफोंग मिंग्यू ने सीरियस होकर जवाब दिया। तुमने इस मौके के लिए सबसे पहले मुझे याद किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अगर यूथ पोशन सच में वैसा ही है जैसा तुमने बताया, तो तुम मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर कर रहे हो। डोंगफोंग क्लैन में चाहे डायरेक्ट लाइन हो या साइड ब्रांच, हर किसी को क्लैन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उतनी ऊंची पोजीशन और पावर। मिंग्यू खुद ज्यादा कॉम्बैट में स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो क्लैन के बिजनेस सेक्शन को संभालता था। पैसा कमाना ही उसका मेन काम था। पिछले साल के मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन बहुत लिमिटेड। फिलहाल उसे कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा था। हो सकता था अगले 5 या 10 साल भी उसकी पोजीशन ऐसी ही रहे। लेकिन कुछ दिन पहले किन तियन का कॉल आया और सब बदल गया। यूथ पोशन, किन तियन की टीम ने इसे डेवलप किया था। ये एजिंग को डिले कर सकता था और ब्यूटी मेंटेन रख सकता था। डोंगफोंग क्लैन के पास भी कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन और एलिक्सिर थे जिनके ऐसे इफेक्ट थे, लेकिन उनकी खेती में बहुत समय और आसमान छूती लागत लगती थी। बड़े स्केल पर प्रमोट करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यूथ पोशन अलग था। किन तियन के मुताबिक इसके रॉ मटेरियल रेयर नहीं थे। बड़े स्केल पर प्लांटेशन करके मास प्रोडक्शन संभव था। अगर ये सब सच निकला तो इसका मार्केट पोटेंशियल अनलिमिटेड था, हर साल भारी प्रॉफिट। अगर डोंगफोंग क्लैन ये डील क्लोज कर लेता और मिंग्यू इसका मेन प्रमोटर होता, तो क्लैन में उसकी स्टेटस पूरी तरह बदल जाती। इस साल की बिजनेस परफॉर्मेंस सीधे टॉप पर पहुंचती। एनुअल प्रॉफिट शेयर से उसकी वेल्थ कई गुना बढ़ जाती। सबसे जरूरी, वो औसत परफॉर्मेंस का टैग हटाकर सीधा उन डायरेक्ट लाइन मेंबर्स के सामने खड़ा हो सकता था जो मिलिट्री अचीवमेंट से स्टेटस पाते थे। डोंगफोंग क्लैन में जो लगातार वेल्थ क्रिएट करे, उसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं की जा सकती। शायद 2 साल से कम में ही वो रीजनल बिजनेस लीडर से क्लैन के कोर बिजनेस सर्कल का डिसीजन मेकर बन सकता था। टॉप लेवल क्लैन रिसोर्स तक एक्सेस मिल सकती थी। जो एल्डर्स पहले उसे इग्नोर करते थे, वो खुद उससे मिलने आते। जो पियर्स बैटलफील्ड पर चमके थे, उन्हें भी रिसोर्स एलोकेशन में उसकी राय सुननी पड़ती। ये सोचकर मिंग्यू की आंखों में जोश चमक उठा। किन तियन, इस बार मैं प्रोफेशनल टीम लाया हूँ। हम अभी पोषण टेस्ट कर सकते हैं। अगर इफेक्ट वैसा ही हुआ और प्रोडक्शन पॉसिबल रहा, तो मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। किन तियन मुस्कुराया। टेंशन मत लो, तुम्हें बुलाया है तो तैयारी पूरी है। लेकिन मिंग्यू, दोस्ती अपनी जगह, कॉन्ट्रैक्ट में मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। मिंग्यू हल्का सा हंसा। बिल्कुल, बिजनेस में साफ हिसाब जरूरी है। मुझे भरोसा है हम दोनों के लिए सही रिजल्ट निकाल लेंगे। थोड़ी देर के बाद की बात है, किन तियन उन्हें लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ले गया। उसने 20 यूथ पोशन सैंपल सौंपे। 10 का ऑन द स्पॉट टेस्ट होगा।
रिपोर्ट बनेगी। अगर रिजल्ट सही रहा तो तुरंत डिटेल डिस्कशन और इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट। बाकी 10 सैंपल एज्योर वुडस्टार पर क्लैन हेडक्वार्टर भेजे जाएंगे, जहां और भी सख्त टेस्ट होंगे। आखिर टारगेट कस्टमर इन्फ्लुएंशियल लोग थे, यहां गलती की गुंजाइश नहीं थी। 3 दिन बाद सिल्वर ग्रे स्टार की टेस्टिंग एजेंसी ने डिटेल रिपोर्ट जारी की। रिजल्ट बिल्कुल वही थे जो किन तियन ने बताए थे। रिपोर्ट मिलते ही मिंग्यू ने नेगोशिएशन शुरू कर दी। बातचीत काफी इंटेंस थी, खासकर प्रॉफिट शेयरिंग पर दोनों साइड्स अड़ गईं। डोंगफोंग क्लैन का कहना था इन्वेस्टमेंट, मटेरियल सप्लाई, फैक्ट्री सेटअप, मार्केटिंग सब उनका होगा, इसलिए कम से कम 70% हिस्सा उनका होना चाहिए। किन तियन की साइड का कहना था पेटेंट और फॉर्मूला ही असली कोर है, इसलिए 70% उनका होना चाहिए। बिजनेस में ये सब नॉर्मल है। आखिरकार फाइनल डिसीजन क्लैन हेडक्वार्टर तक गया। मिंग्यू की रिपोर्ट और 10 सैंपल एल्डर काउंसिल के सामने रखे गए। कड़ी जांच और इवैल्यूएशन के बाद तय हुआ यूथ पोषण की क्वालिटी स्वीकार्य है और कमर्शियल पोटेंशियल जबरदस्त है। ग्रेट एल्डर डोंगफोंग के ने खुद पर्सनली प्रोजेक्ट अप्रूव किया। फाइनल प्लान 50-50 प्रॉफिट शेयर। किन तियन ने बिना हिचक इसे मान लिया। सहयोग आधिकारिक रूप से स्थापित हो गया। अब डोंगफोंग क्लैन और लिंगफिंग ट्रेडिंग कंपनी मिलकर नई कंपनी बनाएंगे। लिंगफिंग पेटेंट फॉर्मूला और 20% स्टार्टअप कैपिटल देगा। बाकी फंड, सप्लाई, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन सब डोंगफोंग क्लैन संभालेगा। नई कंपनी बनने के बाद फाइनेंस, पर्सनल और की बिजनेस लाइनों की सुपरविजन में लिंगफिंग की भागीदारी जरूरी थी। ये सब किन तियन ने यांग फैन को सौंप दिया। प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल संभाले। उसका फोकस अभी भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर था। हाल ही में उसने 1 लाख मिलिट्री मेरिट पॉइंट खर्च करके पॉइजन्स विडो और टेरेडा के लिए 2 स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल वेपन लिए। साथ ही एक मास्टर ब्लैकस्मिथ को हायर करके उनके और शौक के लिए खास आर्मर बनवाया। हर बर्बेरियन वॉरियर को हेवी आर्मर और कस्टम वेपन दिए गए। आर्मर भले स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल का नहीं था, लेकिन हाई ग्रेड अलॉय से बना था। चेस्ट और आर्म गार्ड में एनर्जी बफर लगे थे जो टियर 3 स्पिरिचुअल वेपन के अटैक तक झेल सकते थे। इन अपग्रेड के बाद बर्बेरियन बैटल ग्रुप की कॉम्बैट पावर और बढ़ गई। पहले से ही डरावने थे, अब तो लगभग अजेय लग रहे थे। किन तियन सोच रहा था कि किसी स्टार थीफ गैंग को ढूंढकर उन्हें ट्रेनिंग दे दे। तभी एज्योर वुडस्टार रियल्म के मिलिट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मेजर जनरल रैंक और उससे ऊपर के ऑफिसर्स के लिए एक नोटिफिकेशन आया। किन तियन की नजर उस पर टिक गई। एपिसोड 337, चैप्टर 302, डेमन सप्रेशन एबिस कंस्क्रिप्शन ऑर्डर। डेमन एबिस समन्स ऑर्डर। किन तियन ने नोटिस को ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखों में धीरे धीरे सीरियस लुक उतर आया। एज्योर वुडस्टार रियल्म में सबसे बड़ा खतरा पड़ोसी बीस्टमैन डायनेस्टी नहीं था, बल्कि स्टार रियल्म के दक्षिण पूर्वी कोने में मौजूद एक फॉरबिडन जोन था, डेमन सप्रेशन एबिस। डेमन सप्रेशन एबिस का प्रकट होना आज से 500 साल पहले हुआ था। उस समय एज्योर वुडस्टार रियल्म काफी हद तक पीसफुल पीरियड में था। बीस्टमैन के साथ कभी कभी छोटी मोटी झड़पें होती थीं, लेकिन वो लोकल लेवल तक ही सीमित रहती थी और उनका इम्पैक्ट भी ज्यादा नहीं होता था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक अचानक डिजास्टर चुपचाप जन्म ले रहा है। शुरुआत में डेमन एबिस बस एक मामूली सा स्पेस रिफ्ट था जो एक ग्रह के किनारे पर उभरा था। वो रिफ्ट सिर्फ उंगली जितना मोटा था और उससे हल्की सी डार्क एनर्जी निकल रही थी। तब किसी ने भी उस रिफ्ट को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा ये बस कॉस्मोस में होने वाला कोई नॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि हालात डरावने हो गए। उस रिफ्ट से अजीब, बदसूरत और खौफनाक क्रिएचर बाहर निकलने लगे। बाद में उन्हें डेमन कहा गया। ये डेमन नेचर से ही वायलेंट थे। वो जीवित प्राणियों का मांस और आत्मा तक निगल जाते थे। जहां भी जाते तबाही और बर्बादी छोड़ जाते। शुरुआत में उनकी संख्या कम थी। इंसानी स्ट्रॉन्गमैन उन्हें जल्दी खत्म कर देते थे, लेकिन समय के साथ स्पेस रिफ्ट बड़ा होने लगा। उंगली जितने मोटे से कुछ मीटर, फिर दर्जनों मीटर और आखिरकार 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो गया। रिफ्ट से निकलने वाले डेमन की संख्या भी तेजी से बढ़ी। सिर्फ संख्या ही नहीं, उनकी ताकत भी बढ़ती गई। कुछ तो इंटेलिजेंट थॉट रखने लगे और लो लेवल डेमन को लीड करके बैटल लड़ने लगे। तभी एम्पायर को समझ आया कि असली खतरा कहां से आ रहा है, और तभी इसका नाम पड़ा डेमन सप्रेशन एबिस। लगातार फैलते एबिस और अनगिनत डेमन के हमलों के सामने एम्पायर को मजबूरन भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। शुरुआत में मिलिट्री की डिफेंस लाइन एबिस के बाहर बनाई गई। मजबूत फोर्ट्रेस और पावरफुल वेपन के सहारे कोशिश की गई कि डेमन को एबिस की सीमा के अंदर ही रोका जाए, लेकिन ये डिफेंस स्ट्रैटेजी ज्यादा दिन नहीं चली। डेमन एबिस लगातार फैलता गया। उससे निकलने वाली डार्क एनर्जी ने उस ग्रह को ही करप्ट करना शुरू कर दिया जहां वो मौजूद था। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट तेजी से खराब होने लगा और वो ग्रह एक डेड स्टार बन गया जहां इंसानों का रहना नामुमकिन था। और भी डरावनी बात ये थी कि डेमन के हमले और ज्यादा उग्र हो गए। वो सिर्फ सीधे एबिस से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि छिपे हुए स्पेस चैनल के जरिए मिलिट्री डिफेंस को बाईपास करके आसपास के ग्रहों पर अचानक अटैक कर देते थे। एबिस के बाहर फोर्स तैनात रखना अब बेकार साबित हो रहा था।
एक एक करके डिफेंस लाइन टूटती गईं। कई ग्रहों पर हमला हुआ और एम्पायर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार एम्पायर के लीडर्स को समझ आ गया कि सिर्फ बाहर से डिफेंस करना काफी नहीं है। अगर डेमन सप्रेशन एबिस के खतरे को जड़ से खत्म करना है तो और एग्रेसिव कदम उठाने होंगे। सीधे एबिस के अंदर घुसकर डेमन नेस्ट को ढूंढो और तबाह करो। डेमन नेस्ट ही डेमन की पैदाइश और ताकत का सोर्स थे। जब तक उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा, डेमन का निकलना कभी बंद नहीं होगा। लेकिन डेमन एबिस के अंदर जाना आसान नहीं था। अंदर का एनवायरनमेंट बेहद खतरनाक था। हर तरफ घनी डार्क एनर्जी फैली रहती थी जो शरीर और दिमाग दोनों को करप्ट कर देती थी। आम इंसान आधे दिन में ही माइंडलेस जॉम्बी बन जाता। यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिस्ट की ताकत भी अंदर जाकर दब जाती थी। ऊपर से एबिस के अंदर का टेरेन कॉम्प्लेक्स था। स्पेस खुद अराजक था। हर जगह डेमन थे और खतरे हर कदम पर मंडरा रहे थे। टॉप टियर स्पिरिचुअलिस्ट भी अंदर जाके गिर सकते थे। फिर भी एम्पायर ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हर कोई जानता था अगर एबिस को छोड़ दिया तो पूरा एज़्योर वुडस्टार रियल्म डेमन के कब्जे में चला जाएगा। इसीलिए डोंगफोंग फैमिली ने खुद आगे बढ़कर कमान संभाली। अनगिनत होली ब्लड डिसेंडेंट्स को डेमन सप्रेशन एबिस की गहराइयों में भेजा गया। साथ ही मिलिट्री डिपार्टमेंट, ब्लड लाइन फैमिलीज, मर्सिनरी अलायंस और दूसरी बड़ी ताकतों ने भी अपने लोगों को एबिस में उतारा, डेमन नेस्ट को नष्ट करने के मिशन के साथ। सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद डेमन सप्रेशन एबिस अब और नहीं फैला, लेकिन ये स्थिरता बहुत भारी कीमत पर आई। अनगिनत हीरो एबिस की गहराइयों में हमेशा के लिए गिर चुके थे। एज़्योर वुडस्टार रियल्म के इतिहास में डेमन सप्रेशन एबिस पर लिखे गए रिकॉर्ड मोटे से मोटे होते गए। हर पन्ना खून से रंगा हुआ था। उन रिकॉर्ड में दर्ज हर नाम के पीछे टूटे हुए परिवार थे। और डिफेंस लाइन स्टेबल है जैसी रिपोर्ट के नीचे सफेद हड्डियों के ढेर छिपे हुए थे। किन तियन को याद नहीं था कि पिछली बार डेमन एबिस समन्स ऑर्डर कब जारी हुआ था, लेकिन इस बार मिलिट्री डिपार्टमेंट ने मेजर रैंक और उससे ऊपर के सभी ऑफिसर को समन्स भेजा था। हालांकि नोटिस में पार्टिसिपेशन अनिवार्य नहीं था, बल्कि वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था। लेकिन ये साफ दिखा रहा था कि डेमन सप्रेशन एबिस की हालत इस समय बेहद गंभीर है। क्या उसे जाना चाहिए? किन तियन गहरी सोच में डूब गया। संयोग से वो भी हाल ही में किसी ट्रेनिंग ग्राउंड की तलाश में था। एक तरफ बारबेरियन ट्रेनिंग सिस्टम स्पिरिचुअलिस्ट से अलग था। उन्हें लगातार अपने शरीर को टेम्पर करना पड़ता था। बैटल के दौरान दुश्मन के खून से अपनी छाती पर बने टोटेम बैटल पैटर्न को पोषित करना पड़ता था। बैटल पैटर्न उनके बारबेरियन पूर्वजों से मिला एक मार्क था। आमतौर पर वो बस काला टैटू दिखता था, लेकिन जब फियर्स कॉम्बैट में दुश्मन का खून उस पर गिरता तो वो एक्टिवेट हो जाता। जितना स्ट्रॉन्ग दुश्मन, उतनी घनी लाइफ एनर्जी उसके खून में। जब वो एनर्जी बैटल पैटर्न में समा जाती तो बारबेरियन वॉरियर का फिजिक अचानक से कई गुना बढ़ जाता। यहाँ तक कि नए कॉम्बैट टैलेंट भी अवेकन हो सकते थे। टेरेडा के मुताबिक एक प्राचीन बारबेरियन वॉर गॉड ने जब एक बेहद भयानक फियर्स बीस्ट का संहार किया था तो उसकी छाती पर बना टोटेम एक असली बैटल सोल में बदल गया था, जिसमें दुनिया तबाह कर देने की पावर थी। दूसरी तरफ किंतियन ब्लैक फ्रॉस्ट और शैडो स्ट्राइक की स्पिरिचुअलिटी को भी बैटलफील्ड के कत्लेआम के जरिए जगाना चाहता था, और साथ ही कुछ इवोल्यूशन पॉइंट भी कलेक्ट करने का मौका मिल जाता। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले एपिसोड का ड्राफ्ट तैयार करूं? एपिसोड 338, चैप्टर 302, डेमन सप्रेशन एबिस कंस्क्रिप्शन ऑर्डर, भाग 2। शुरुआत में उसका टारगेट स्टार थीव्स थे। शैडो मून टावर की इंटेलिजेंस रिसोर्स की वजह से कुछ स्टार थीव ग्रुप को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अब उसके सामने एक और भी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, डेमन सप्रेशन एबिस। अगर बात की जाए तो उसका डेमन सप्रेशन एबिस से एक कनेक्शन भी था। उसकी मार्शल टेक्निक डार्क प्रिजन डेमन सप्रेसिंग फिस्ट की उत्पत्ति जनरल जियांग मिंग से हुई थी, जो डेमन सप्रेशन एबिस के टियर 9 पावर हाउस थे। इस फिस्ट टेक्निक में डार्कनेस और डेमन सप्रेशन पावर का अल्टीमेट ट्रूथ समाया था। ये एक सिल्वर लेवल फिस्ट टेक्निक थी, खास तौर पर डेमन को स्ले करने के लिए बनाई गई। इसमें 3 फॉर्म थे: डार्क प्रिजन कैप्चरिंग हेवन, डेमन शैडो शैटरिंग वॉइड और डेमन सप्रेसिंग सेलेस्टियल पनिशमेंट। इसके अलावा उसका सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर भी डेमन के खिलाफ खास तौर पर इफेक्टिव था। ऐसा लगता था कि डेमन सप्रेशन एबिस सच में उसके लिए एक आइडियल बैटलफील्ड है। वहां वो डेमन स्ले कर सकता था, इवोल्यूशन पॉइंट कमा सकता था, अपने ऑरेंज टैलेंट को हाई लेवल पर पुश कर सकता था और बाकी बैटलफील्ड की तुलना में ज्यादा आसानी से मिलिट्री कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकता था। लेकिन किंतियन डेमन सप्रेशन एबिस के खतरे को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था। टियर 7, 8 और 9 पावर हाउस भी वहां गिर चुके थे। वो खुद सिर्फ टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट था। भले ही उसके पास कई तरीके हों, वो अपनी सेफ रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता था। ऊपर से वो 7th ब्यूरो का ऑफिसर भी था। अगर उसे ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करना है तो अपने सुपीरियर की अप्रूवल जरूरी थी। किंतियन ने जल्दी फैसला नहीं किया। उसने शैडो मून टावर के ये चेन को ऑर्डर दिया कि डेमन सप्रेशन एबिस पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तैयार करे। आधे दिन से भी कम समय में ये चेन ने एक बेहद डिटेल्ड रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद किंतियन काफी देर तक सोचता रहा।
फिर उसने यान छिंग को कॉल किया। कुछ देर के बाद की बात है। तुम डेमन सप्रेशन एबिस जाना चाहते हो? यान छिंग की आवाज में गंभीरता थी। असल में 7th ब्यूरो को भी मिलिट्री डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। ऊपर से ऑर्डर है कि हमें भी कुछ पर्सनल सपोर्ट में भेजने होंगे। अगर तुम खुद अप्लाई करते हो तो थ्योरी में मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि एनकरेज करना चाहिए। लेकिन एक सुपीरियर के तौर पर मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम ध्यान से सोचो। डेमन सप्रेशन एबिस बेहद खतरनाक है, तुम्हारे पहले वाले किसी भी बैटलफील्ड से ज्यादा। यान छिंग की बात सुनकर किन तियन के दिल में गर्माहट आई। कमांडर, रिमाइंडर के लिए थैंक यू, लेकिन मेरा नाइट डेमन ब्लड लाइन मुझे बैटलफील्ड के स्लॉटर के बीच और मजबूत बनाता है। मैं डेमन सप्रेशन एबिस में खुद को टेम्पर करना चाहता हूं और हाई रियल तक पहुंचना चाहता हूं। यान छिंग कुछ पल चुप रहे। किन तियन हमेशा से उनका सबसे स्पेशल सबऑर्डिनेट रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक क्लोन सोल्जर जो अभी अभी कैबिन से निकला था, सिर्फ 1 साल में टियर 5 मिलिट्री एलीट बन गया, वो भी म्यूटेंट ब्लड लाइन के साथ। कई इंसिडेंट में उसने शानदार कंट्रीब्यूशन दिए थे। उसकी एबिलिटी, स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस कई ब्लड लाइन फैमिली जीनियस से भी आगे थी। इस दौरान यान छिंग ने ज्यादा हेल्प नहीं की थी। किन तियन ने लगभग अपनी राह खुद बनाई थी, इसलिए जब उसने फैसला किया तो अंदर से असहमति होने के बावजूद यान छिंग ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। कौन सा रास्ता चुनना है ये किन तियन का अपना डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पूरी तैयारी करना और सेफ लौटना, यान छिंग ने धीरे से कहा। थैंक यू कमांडर। सल्यूट करने के बाद किन तियन बोला, कमांडर एक और सवाल है, पूछो। मैंने हाल ही में बारबेरियन वॉरियर की एक टीम ट्रेन की है। मैं उन्हें अपने साथ डेमन सप्रेशन एबिस ले जाना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। यान छिंग के टोन में हल्का सरप्राइज था, लेकिन उन्होंने समझाया, असल में ये कंस्क्रिप्शन ऑर्डर खास तौर पर ब्लड लाइन फैमिली डिसेंडेंट्स के लिए है। कुछ लोग बाद में एनलिस्ट हुए हैं, उनकी रैंक कम है। अगर वो फैमिली रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपनी टीम लेकर एबिस जाते हैं तो सारे मिलिट्री कंट्रीब्यूशन उन्हीं के नाम जुड़ते हैं। सेफ लौटने के बाद रैंक, पोजीशन और पावर तेजी से प्रमोट होती है। अगर कोई टीम लेकर जाता है तो मिलिट्री डिपार्टमेंट उसे रोकेगा नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा। किन तियन तुरंत समझ गया। मिलिट्री डिपार्टमेंट चाहता है कि ब्लड लाइन फैमिली डिसेंडेंट्स एक्टिवली टीम लेकर जाएं ताकि प्रेशर कम हो और फैमिली अपनी नई पीढ़ी की रैंक भी जल्दी बढ़ा सके। एक तरह से ये विन विन सिचुएशन थी, लेकिन जो ऑफिसर सिर्फ अपनी ताकत पर खड़े थे, उनके लिए ये शॉर्टकट साफ नजर आता था। वो नीचे से धीरे धीरे मिलिट्री कंट्रीब्यूशन कमाकर ऊपर आते हैं। एक स्क्वाड मूव करने के लिए भी उन्हें कई लेयर की अप्रूवल चाहिए। डेमन सप्रेशन एबिस में वो जान जोखिम में डालकर कुछ डेमन स्ले करेंगे और बस कुछ पॉइंट मिलेंगे, जबकि ब्लड लाइन डिसेंडेंट अपनी फैमिली टीम को कमांड करके सैकड़ों या हजारों पॉइंट कमा सकते हैं। क्या ये फेयर है? पूरी तरह नहीं, लेकिन इस दुनिया में एब्सोल्यूट फेयरनेस जैसी कोई चीज नहीं होती। कब निकलने का प्लान है? यान छिंग ने पूछा। कुछ दिन तैयारी करूंगा, 5 दिन बाद ऑफिशियली निकल जाऊंगा, ठीक है? मैं एबिस साइड के लोगों से बात करूंगा, कोशिश करूंगा तुम्हें रिलेटिवली सेफ जोन में असाइन किया जाए। थैंक यू कमांडर। किन तियन मुस्कुराया। वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने जा रहा था, बेवजह रिस्क लेने नहीं। अगर सेफ एनवायरनमेंट में डेमन स्ले करने का मौका मिले तो उससे बेहतर क्या। कुछ दिन बाद रिसर्च पार्क में किन तियन ने उन जनरल को देखा जो उसके साथ डेमन सप्रेशन एबिस जाने वाले थे। शियोंग, टेरेडा, पॉइजन्स विडो और लीची। शियोंग, टेरेडा और पॉइजन्स विडो टियर 5 पावर हाउस थे। लीची कुछ दिन पहले ही 100 स्प्रिंग स्टार से लौटा था। अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्प्रिंग की मदद से वो भी टियर 5 में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसके अलावा उसके साथ 180 से ज्यादा बारबेरियन वॉरियर भी थे। असल में उसका सबसे स्ट्रॉन्ग वॉर जनरल फेंग मोचुआन था, जो टियर 6 पावर हाउस था। वो भी साथ जाना चाहता था, लेकिन लिंगफिंग ट्रेडिंग कंपनी और डोंगफोंग क्लैन के बीच कोऑपरेशन अभी शुरू ही हुआ था। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते फेंग मोचुआन के पास बहुत काम था। ऊपर से ओपन में एक टियर 6 पावर हाउस होना भी अच्छा डिटरेंट था। यूथ पोर्शन का टेम्परेचर बहुत बड़ा था। डोंगफोंग फैमिली के बैकअप के बावजूद कुछ फोर्स उस पर नजर रख सकती थी। जहां तक लीची के शैडो डिवीजन मेंबर्स की बात थी, आधे से ज्यादा शैडो मून टावर में रजिस्टर्ड असैसिन बन चुके थे। वो पैरासाइट प्लान को सख्ती से फॉलो कर रहे थे, धीरे धीरे शैडो मून टावर के रिसोर्स कंज्यूम करते हुए फ्यूचर डोमिनेशन की तैयारी में। सब रेडी हैं? किन तियन ने सबको देखा। उसने पहले ही एबिस के खतरे समझा दिए थे, फिर भी किसी के चेहरे पर टेंशन नहीं थी। शियोंग का स्वभाव सीधा था, जहां खाना मिले वो कहीं भी जा सकता था। हालांकि उसके अंदर बीस्टमैन का वॉरलाइक जीन अब भी था। टेरेडा तो फाइट सुनते ही एक्साइटेड हो जाता था। पहाड़ों में बैठे रहने से बेहतर था खतरनाक बैटलफील्ड। मजबूत बनना ही उसका लक्ष्य था, ताकि भविष्य में अपने घर लौटकर इन्वेडर का सामना कर सके। लीची बचपन से वैन फैमिली द्वारा ट्रेन किया गया किलर था।
चाहे दुश्मन कितना भी स्ट्रांग हो, उसका दिल हमेशा शांत और सतर्क रहता था। पॉइजन्स विडो की मेंटालिटी शायद सबसे कमजोर थी, लेकिन किन तियन की मिरेकल एबिलिटी देखकर उसे भरोसा था कि उसके साथ रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। रेडी, सबने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, चलो निकलते हैं। किन तियन चारों को लेकर बाहर निकला। बाहर 180 से ज्यादा बारबेरियन वॉरियर फुल इक्विपमेंट में खड़े थे। काली हैवी आर्मर धूप में ठंडी चमक दे रही थी। हर एक के बाएं हाथ में लंबी अलॉय शील्ड थी, जिसके बीच में एनर्जी बफरिंग क्रिस्टल जड़ा था, जो गहरे लाल रंग में चमक रहा था। दाएं हाथ में अपनी अपनी हैबिट के मुताबिक एक्स, स्पीयर या ग्रेट सेबर। किन तियन फॉर्मेशन के बीच में आकर खड़ा हुआ। उसकी नजर उन रफ चेहरों पर घूमी, फिर उसने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया, शिप में बोर्ड करो। हैच खुला। 180 वॉरियर काले ज्वार की तरह असॉल्ट शिप की तरफ बढ़े। आर्मर की टकराहट, वेपन की खनखनाहट और भारी सांसों की आवाज मिलकर एक ऐसी धुन बना रही थी जैसे अडिग वॉरियर एक्सपेडिशन पर निकल रहे हों। इंजन की गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। काला शिप आसमान में ऐसे उछला जैसे कोई विशाल बीस्ट उड़ान भर रहा हो। एपिसोड 339, चैप्टर 303, चिज़न बैटल ग्रुप बटालियन कमांडर। 3 दिन बाद स्पेसशिप डेमन सप्रेशन एबिस के सबसे नजदीकी स्टार टीए मूशिंग पर लैंड हुआ। डेमन सप्रेशन एबिस को सपोर्ट देने जा रहे सभी स्पिरिचुअलिस्ट को पहले टीए मूशिंग पर इकट्ठा होना पड़ता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट पर्सनल एलोकेशन प्लान फाइनल करने के बाद सबको यूनिफाइड तरीके से डेमन सप्रेशन एबिस भेजता था। टीए मूशिंग को एक सुपर लार्ज वॉर फोर्ट्रेस कहना गलत नहीं होगा। पूरे ग्रह पर मिलिट्री बेस फैले हुए थे। ऑर्बिट में अनगिनत बैटलशिप शांत आयरन जायंट की तरह पूरे ग्रह को घेरे हुए थे, जैसे एक इम्पेनेट्रेबल आयरन शेल। हर समय डेमन सप्रेशन एबिस में किसी भी अनरेस्ट के लिए रेडी। यहाँ कॉमर्स का शोर नहीं था। हर इंच स्पेस में वॉर की टेंशन भरी हवा थी। यही एज़्योर वुड स्टार रियल्म की पहली डिफेंस लाइन थी। यहाँ जरा सी ढील का मतलब पूरा विनाश हो सकता था। यान छिंग द्वारा भेजे गए कोऑर्डिनेट के अनुसार किन तियन सीधे डेमन सप्रेशन एबिस के 6th बैटल जोन के रिसेप्शन एरिया में रिपोर्ट करने गया। जब करीब 200 लोग फ्लाइंग डिवाइस से उतरे तो आसपास खड़े लोगों की नजरें उनकी तरफ ऐसे मुड़ी जैसे उबलते पानी में गर्म लोहे की छड़ डाल दी गई हो। बारबेरियन बैटल ग्रुप की काली हैवी आर्मर धूप में ठंडी चमक रही थी। आर्मर प्लेट की टकराहट से भारी मेटालिक साउंड गूंज रही थी। हर कदम जब अलॉय ग्राउंड पर पड़ता तो हल्की कंपन फैल जाती। कंधों पर टंगे जायंट एक्स, पीठ पर जेवलिन और कमर पर फ्लेल, सब में बैटल हार्डन आभा थी। टीम के साइड में हाफ बीस्टमैन शियोंग नंगे बाजू खड़ा था। कांसे जैसे मसल साफ दिख रहे थे। 3 मीटर से ज्यादा लंबा शरीर, पहाड़ जैसा ढांचा। उसके बगल में खड़ा किन तियन उससे बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन उतना ही स्थिर। दूसरी तरफ पॉइजन्स विडो टाइट कॉम्बैट सूट में थी, जो उसकी कर्व्स को और उभार रहा था। उसकी उंगलियों पर लिपटी सिल्वर स्पाइडर सिल्क धूप में हल्की चमक दे रही थी। उस घातक खूबसूरती का इस सख्त माहौल से अजीब कॉन्ट्रास्ट था। तस्क, फिर कोई ब्लडलाइन क्लैन का वॉरिस मिलिट्री मेरिट ब्रश करने आया है। जमीन पर बैठा एक मर्सिनरी अपनी बैटल स्वॉर्ड साफ करते हुए बोला। उसकी नजर बारबेरियन के इक्विपमेंट पर घूमी। देखो ये आर्मर, सब स्टार आयरन से फोर्ज्ड। पैसे की कमी नहीं है इन्हें। उसका साथी थूक कर बोला। जलने से क्या फायदा, ये लोग रोम में पैदा हुए हैं। इनके इशारे पर सैकड़ों लोग खून बहा देंगे, और हम जितना भी फाइट कर लें, इनके स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। एक और मर्सिनरी ने हल्की हंसी के साथ कहा, डेमन सप्रेशन एबिस में भी ब्यूटी साथ लाए हैं, मजे लेना नहीं भूलते। पिछली बार गोल्डन क्लैन का एक मेंबर साथ मेड सर्वेंट लेकर आया था। 3 लेयर्स ऑफ डेमन एबिस में सब डेमन ने निगल लिया, हड्डी तक नहीं बची। किसी ने धीरे से टोका, ज्यादा मत बोलो, इन ब्लडलाइन वारिसों के पीछे क्लैन खड़ा होता है, बेवजह मुसीबत मत लो। आसपास की फुसफुसाहट मच्छरों की तरह किन तियन के कानों में गूंजी, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। ये बातें भले कड़वी थीं, पर यान छिंग की बात की पुष्टि कर रही थीं। ब्लडलाइन क्लैन का प्रिविलेज सबको दिखता था। रिसेप्शन बिल्डिंग में दाखिल होते ही यूनिफॉर्म पहने एक लेफ्टिनेंट कर्नल तेजी से उसके पास आया। हेलो, क्या आप कर्नल किन तियन हैं? उसकी नजर पीछे खड़े लोगों पर गई। आवाज विनम्र थी। हाँ, किन तियन ने सिर हिलाया। कर्नल किन तियन, मेरा नाम वांग हाई है। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उनकी रिव्यू पूरी हो गई है। आइए आपकी ड्यूटी डिटेल पर बात कर लेते हैं। वांग हाई उसे एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। बैठते ही वो सीधे मुद्दे पर आ गया। कर्नल किन तियन, मैं फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, आप टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट हैं। आपके साथ 4 टियर 5 सबऑर्डिनेट और करीब 200 बारबेरियन वॉरियर हैं, जिनकी स्ट्रेंथ टियर 3 से टियर 4 के बीच है। ये बारबेरियन स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनका फिजिक बहुत स्ट्रांग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही। अगर जरूरत हो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन जरूरी है, वांग हाई ने समझाया। डेमन सप्रेशन एबिस में एंट्री के बाद आपको किस लेवल की पोजीशन मिलेगी, ये आपकी फोर्स की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है।
प्लीज इसे गलत मत समझिए। उसका रवैया पूरे समय रिस्पेक्टफुल था। कम उम्र में कर्नल रैंक और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, साफ था कि बैकग्राउंड सिंपल नहीं होगा। कम से कम सिल्वर क्लैन का मेंबर तो होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका काम है। किन तियन ने टेरेडा को 3 बारबेरियन के साथ स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए भेज दिया। करीब 15 मिनट बाद वांग हाई को ऑफिस से बाहर बुलाया गया। जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर और ज्यादा उत्साह था। कर्नल किन तियन, आपके लोग सच में टॉप फाइटर हैं। उसके शब्दों से साफ था कि बारबेरियन का कॉम्बैट परफॉर्मेंस शानदार रहा। वांग हाई आगे बोला, एक बात पहले साफ कर दूं, डेमन सप्रेशन एबिस के अंदर सभी कॉम्बैटेंट स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ की पोजीशन बाहर की तुलना में डाउनग्रेड हो जाती है। उदाहरण के लिए, बाहर आप कर्नल हैं तो कम से कम रेजिमेंट कमांडर बनते, लेकिन एबिस में आपको बटालियन कमांडर से शुरू करना पड़ सकता है। सच तो ये था कि अगर किन तियन अकेले आता तो शायद डिप्टी बटालियन कमांडर भी मुश्किल होता। कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा है, आपको किस बटालियन में असाइन किया जाएगा ये एबिस बैटल जोन हेडक्वार्टर से कंफर्म करना होगा। 2 दिन वेट कीजिए। ठीक है। रिसेप्शन बिल्डिंग से निकलकर किन तियन सीधे बेस होटल गया। यहाँ रहने के लिए पेमेंट नहीं देनी पड़ती थी। सारे रूम डेमन सप्रेशन एबिस जाने वाले वॉरियर के लिए रिजर्व थे। इस तरह वो 3 दिन तक कमरे में वेट करता रहा। 3 दिन बाद 6th बैटल जोन के रिसेप्शन एरिया में सभी रजिस्टर्ड पर्सनल इकट्ठा हुए। एक नजर में ही साफ था कि संख्या 10,000 से ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा स्पिरिचुअलिस्ट, ये एक बेहद पावरफुल फोर्स थी। और ये तो सबसे पहले 6th बैटल जोन की पहली सपोर्ट बैच थी। आगे और लोग आने वाले थे। कर्नल किन तियन, ये आपका मिलिट्री टैग है। वांग हाई ने उसे गहरे सुनहरे रंग का आयताकार टोकन दिया। किनारे बारीकी से पॉलिश किए हुए थे। हाथ में भारी लग रहा था, जैसे हाई डेंसिटी अलॉय से बना हो। सामने लेजर एनग्रेविंग से उसका नाम और पोजीशन लिखा था। किन तियन के अक्षर तेज और धारदार जैसे ठंडी मेटल चमक। नीचे साफ लिखा था, चिजन बैटल ग्रुप 3rd बटालियन कमांडर। टोकन के किनारे बारीक लाइनें उकेरी गई थीं। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का यूनिक एंटी काउंटरफिट मार्क था। कहा जाता था कि एनर्जी सेंसिंग से होल्डर की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है। किन तियन ने मिलिट्री टैग हाथ में लिया। उंगलियां उसकी स्मूथ सतह पर फिसलीं। हल्की उभरी हुई एनग्रेविंग को महसूस किया। ये छोटा सा टोकन सिर्फ एबिस में ऑपरेशन की आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, बल्कि उसकी कमांड के तहत इस टीम को मिलिट्री की ऑफिशियल मान्यता भी थी। ऊपर आसमान में बैटलशिप धीरे धीरे उतर रही थी। किन तियन की आंखों में तेज चमक उभरी। डेमन सप्रेशन एबिस, मैं आ रहा हूँ। एपिसोड 340, चैप्टर 304, बुलहॉर्न डेमन। आधे दिन से भी कम समय में वॉरशिप डेमन सप्रेशन एबिस के बाहर पहुंच गई। पोर्ट होल के बाहर का नजारा देखते ही माहौल खतरनाक हो गया। अनगिनत वॉरशिप स्पेस में 3 परतों वाली प्रोटेक्टिव नेट बनाकर पूरे इलाके को कसकर घेरे हुए थी। मुख्य कैनन सामने फैले अराजक अंधेरे की तरफ तना हुआ था, जैसे किसी भी पल बाहर निकलने की कोशिश करने वाली हर डार्कनेस को चीरकर रख देगा। पेट्रोल शिप नेट के गैप में आ जा रही थी। सर्चलाइट की किरणें शून्य को चीर रही थी, फिर भी डेमन सप्रेशन एबिस के किनारे को पूरी तरह रोशन नहीं कर पा रही थी। और प्रोटेक्टिव नेट के बिल्कुल सेंटर में आसमान को चीरती हुई वो स्पेस रिफ्ट दिल दहला देने वाला आभा फैला रही थी, जैसे ब्रह्मांड को किसी जायंट एक्स से काट दिया गया हो। काली डेमोनिक ची लगातार उस दरार से बाहर निकल रही थी, हवा में मुड़ती घूमती, कभी विकृत चेहरे बनाती, कभी पंजों का आकार लेती। ऐसा लगता था जैसे उस दरार की गहराई से अनगिनत आंखें झांक रही हों। आसपास का स्टाररी स्काई अजीब डार्क पर्पल रंग में डूबा था। वही है डेमन सप्रेशन एबिस। किन तियन की नजर उस रिफ्ट पर जमी रही। उसके भीतर की सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर हल्की कौंप रही थी, जैसे उस डेमोनिक ची का स्वाभाविक विरोध कर रही हो। तभी कम्युनिकेटर में वांग हाई की आवाज आई, हल्के इलेक्ट्रिक नॉइज के साथ। कर्नल किन तियन, एक रिमाइंडर। एबिस के अंदर डेमोनिक ची की कंसंट्रेशन बेहद ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह अराजक है। अंदर जाते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल हो जाते हैं। वॉरशिप अंदर नहीं जा सकती। आपको आगे स्टार फेदर बीस्ट पर ट्रांसफर करना होगा। किन तियन समझ गया। तभी तो उसने पहले कोई वॉरशिप रिफ्ट के कोर के पास नहीं देखी थी। उसने बाहर देखा। वॉरशिप के पास 1 दर्जन विशालकाय जीव हवा में मंडरा रहे थे। वही थे स्टार फेदर बीस्ट, करीब 100 मीटर लंबे। उनके पंख ऐसे फैले थे जैसे सिल्वर आर्मर से ढके बादल। उनकी पीठ इतनी चौड़ी कि आराम से 1000 लोग बैठ सकते थे। आसमान में उड़ते किले जैसे। सभी यूनिट ट्रांसफर। किन तियन की आवाज गहरी थी। वो सबसे पहले हैच की तरफ बढ़ा। वॉरशिप से बाहर निकलते ही ठंडी हवा में डेमोनिक ची मिली हुई थी। बीस्ट टेमर ने स्टार फेदर बीस्ट को प्लेटफॉर्म के किनारे तक लाया। उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी। उनकी पीठ पर लगे अलॉय सैडल ग्रिड पैटर्न में थे। हर सीट पर मजबूत सेफ्टी लॉक। साफ था कि ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किए गए थे।
टेरेडा बड़े कदमों से एक स्टार फेदर बीस्ट की पीठ पर चढ़ा। अलॉय प्लेट पर उसके कदम की आवाज भारी गूंजी। उसने आसपास देखा और दंग होकर बोला, इतने बड़े जानवर सच में काबू में रहते हैं? किन तियन आगे कमांड सीट पर बैठ गया। पॉइजनस विडो और लीची उसके दोनों तरफ। आसपास स्पिरिचुअलिस्ट ऑर्डरली तरीके से चढ़ रहे थे। हजारों वॉरियर दर्जन भर स्टार फेदर बीस्ट की पीठ पर फैल गए, फिर भी भीड़ नहीं लग रही थी। कोई हथियार चेक कर रहा था, कोई प्यूरिफिकेशन मास्क एडजस्ट कर रहा था, कोई आंख बंद कर चुप बैठा था। हर चेहरे पर बैटल की गंभीरता साफ थी। जैसे ही आखिरी स्पिरिचुअलिस्ट ने सेफ्टी लॉक कस लिया, बीस्ट टेमर ने एक साथ हॉर्न बजाए। दर्जन भर स्टार फेदर बीस्ट ने एक साथ पंख फैलाए। सिल्वर विंग डार्क स्टाररी स्काई में चमक उठे। उनके शरीर के चारों ओर हल्का नीला एनर्जी शील्ड उभर आया, जिसने बाहर की अराजक मैग्नेटिक फील्ड को अलग कर दिया। विशाल कटोरे जैसा शील्ड पूरी पीठ को ढक रहा था। मजबूती से पकड़ो, बीस्ट टेमर की आवाज आई। किंतियन ने कमर पर कसते सेफ्टी लॉक को महसूस किया। उसी पल सभी स्टार फेदर बीस्ट ने सिर झुकाया और आसमान चीरती रिफ्ट की तरफ डाइव लगा दी। हवा कानों के पास चीखी। एनर्जी शील्ड डेमोनिक ची से टकराकर सिसकारी सी आवाज निकाल रहा था। रिफ्ट का अंधेरा जैसे खुला हुआ जायंट मुंह था, जिसने एक पल में नजारा निगल लिया। स्टार फेदर बीस्ट ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। नीला शील्ड तेज चमका और मुड़ी तुड़ी डेमोनिक ची के बीच रास्ता बनाता हुआ अंदर घुस गया। किंतियन ने नीचे देखा। नीचे डार्क पर्पल बादलों की परत घूम रही थी। कहीं कहीं काले ऑब्सिडियन जैसी चोटियां दिखती। दरारों में स्याही हरे रंग का मैग्मा बह रहा था। यही था डेमन सेपरेशन एबिस का अंदरूनी नर्क जैसा दृश्य। आखिरकार बैटल शुरू होने वाली है। टेरेडा की आंखों में आग थी। उसके हाथ में झांशो सेबर सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। दर्जन भर स्टार फेदर बीस्ट सिल्वर मेटियोर की तरह रिफ्ट में घुस गए। एक पल के लिए भारहीनता महसूस हुई, फिर चारों ओर पूरी डार्कनेस। सिर्फ शील्ड से टकराती डेमोनिक ची की धप-धप और पंखों की गड़गड़ाहट। किंतियन ने कमर पर बंधी ब्लैक फ्रॉस्ट को कसकर पकड़ा। उसके भीतर की सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर और भी उग्र हो गई थी। उसने साथियों की तरफ देखा। टेरेडा अंधेरे में घूर रहा था। शियोंग का हाथ जायंट एक्स के हैंडल पर था। पॉइजन्स विडो की उंगलियों की स्पाइडर सिल्क हल्के कौंप रही थी। लीची की नजर शील्ड के किनारों पर चौकस थी। सब खून की लड़ाई के लिए तैयार थे। ऑफिसर, आपकी असाइनमेंट लोकेशन? बीस्ट टेमर ने पूछा। चिजिन बैटल ग्रुप, 3rd बटालियन। समझ गया। बीस्ट टेमर ने बाकी लोगों की लोकेशन भी पूछी और तुरंत सबसे छोटा रूट तय कर लिया। साफ था, उसे हर बैटल ग्रुप की पोजीशन याद थी। पहला डेस्टिनेशन चिजिन बैटल ग्रुप। उसकी आवाज के साथ ही नीचे का स्टार फेदर बीस्ट अचानक तेज हो गया। कुछ देर बाद की बात है, कैंप के अंदर माहौल दम घोटने वाला था। हवा में भारी दबाव तैर रहा था। टेम्पररी मेडिकल टेंट के बाहर पट्टी बंधे घायल टूटी दीवार से टिके बैठे थे। खून की गंध और डेमोनिक ची की बदबू मिलकर घिनौनी बदबू फैला रही थी। कमांडर शेन, 10 दिन हो गए, अब तक कोई रिइंफोर्समेंट नहीं आई। बसकट वाला एक गठीला आदमी अपनी वाइट ग्रेड सेबर जमीन में गाड़कर बोला। हैंडल से भनभनाहट निकली। उसने आसपास टूटे हाथ पैर वाले साथियों को देखा। कई की आंखों में उम्मीद की आखिरी रोशनी बुझने वाली थी। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। हम कब तक यहाँ टिके रहेंगे? डायरेक्टर यान का सपोर्ट का वादा बस हवा था क्या? ओल्ड लू, थोड़ा शांत रहो। शेन जुआन ने माथे पर हाथ रखा। उंगलियां दबाव से सफेद हो गईं। उसकी यूनिफॉर्म का कंधा फटा हुआ था। कुछ दिन पहले एक डेमन से क्लोज कॉम्बैट में भिड़ा था। मिलिट्री डिपार्टमेंट ने कॉल टू आर्म्स जारी कर दिया है। रीइंफोर्समेंट जरूर आएगी, बस थोड़ा वेट करो। थोड़ा वेट? लू शेंग की मुट्ठियां कड़कने लगीं। तो फिर हम रीइंफोर्समेंट का इंतजार करके आगे क्यों नहीं बढ़े? उस यान ने कहा था कि इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को किसी भी हालत में पकड़े रहो। अब आधे से ज्यादा भाई मारे गए या घायल हैं। पुराना बटालियन कमांडर भी शहीद हो गया। और सपोर्ट? कुछ नहीं। उसने बगल की एम्यूनिशन क्रेट लात मारकर गिरा दी। स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रेनेड जमीन पर लुढ़क गए। मेरे भाई यूं बेकार नहीं मरेंगे। अगर जल्द सपोर्ट नहीं आई तो मैं अपने लोगों को लेकर पीछे हट जाऊंगा। देखता हूं कौन मुझे कैंप गेट पर लटकाता है। ओल्ड लू, शेन जुआन की आवाज भारी हो गई। वो जानता था लू शेंग गलत नहीं था, लेकिन उसने अपनी छाती पर लगे मिलिट्री बैज को छुआ। उस पर लिखा था चिजिन बैटल ग्रुप। ये यूनिफॉर्म पहनी है तो मिलिट्री रूल मानने होंगे। बिना ऑर्डर पीछे हटना सीधे डिजर्शन है। तभी अचानक कैंप के सामने से एक तीखी चीख गूंजी। आवाज ऐसी जैसे जंग लगा लोहा कांच पर रगड़ा जा रहा हो। कान फटने लगे। एक पल में शेन जुआन, लू शेंग और सारे वॉरियर सतर्क हो गए, हथियार हाथ में। बुलहॉर्न डेमन। वॉच टावर से आवाज आई। बहुत सारे, झुंड के झुंड। शेन जुआन छलांग लगाकर वॉच टावर पर चढ़ गया।
डार्क पर्पल आसमान के नीचे कैंप के बाहर काले साए ऑब्सीडियन रिस पार कर रहे थे। लंबे ताकतवर शरीर, चिकनी काली स्केल से ढके, सिर पर अर्धचंद्राकार सींग ठंडी चमक के साथ, दांतों से टपकती लार जमीन को छूते ही धुआं छोड़ती। भारी कदमों की धप-धप से अस्थायी डिफेंस फोर्टिफिकेशन हिलने लगे। खत्म, इस बार बहुत ज्यादा हैं। एक जवान वॉरियर की आवाज कांपी। उसकी राइफल पकड़े हाथ थरथरा रहे थे। लू शेंग का चेहरा पीला पड़ गया, फिर भी वो दहाड़ा, डरो मत। मेरी ब्लेड ने अभी काफी डेमन खून नहीं पिया, लेकिन उसकी सेबर पकड़े हाथ हल्के कांप रहे थे। वो जानता था 3rd बटालियन की मौजूदा हालत में इस बुलहॉर्न डेमन की भीड़ को रोकना लगभग नामुमकिन है। शेन जुआन ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड खींची, ठंडी रोशनी चमकी। उसने करीब आती डेमन आर्मी को देखा। पीछे साथियों की भारी